नमस्कार, मैं स्वाति आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर, अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर, प्रियंका गांधी के केंद्र सरकार को लेकर किए गए बड़े दावे पर, बिहार में एनडीए सरकार की गिरती स्थिति पर और शरद पवार के कारण बीजेपी में बनी घबराहट पर। इसके अलावा बुलेटिन के अंत में देखेंगे कि जाने-माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर सबकी नजरें टिक गईं। लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, संविधान के उल्लंघन का आरोप। याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रगान बजाने का आदेश देना राज्यपाल का कर्तव्य नहीं। छात्रों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। भारत में कागज लीक करने का उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। बिहार में बीपीएससी प्री परीक्षा से जुड़ी मांगों पर आंदोलनरत छात्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव, एनडीए गठबंधन टूट गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 15 उम्मीदवार उतारे। इससे पहले अजीत पवार गुट भी उतार चुका है अपने उम्मीदवार। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकपाल ने दिया फैसला, मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर। शिकायत खारिज। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समीकरण हर दिन बदलता नजर आ रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद से प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही नई नई राजनीतिक दोस्तियां बनती और टूटती हुई दिख रही हैं। एनडीए में दरारें बढ़ रही हैं और गठबंधन बिखरने के कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की मजबूती स्पष्ट तौर पर उभरती जा रही है। अब एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मजबूत तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या यह गठबंधन दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई नई रणनीति लेकर आया है? और यह सब किस हद तक राजधानी में चुनावी गणित पर असर डाल सकता है? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटेंगे, लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल इन दो बड़ी पार्टियों को साथ लाने की कोशिशें चल रही हैं और ऐसा लगता है कि ये प्रयास सफल हो सकते हैं। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन मामला फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले को अपनाने की बात कही है, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग फॉर्मूले का प्रस्ताव दे रही है। बात यह भी सामने आ रही है कि इसके लिए पिछले 3 चुनावों के परिणामों को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के नतीजे एक दूसरे से अलग थे। खबरों के अनुसार कांग्रेस 3:40 के फॉर्मूले पर विचार कर रही है, यानी दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस और 40 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। इसका आधार यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि आपने 4 सीटों पर। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को केवल 8 से 10 सीटें देने पर सहमत है। इस सबके बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति बन जाती है तो 15 जनवरी के आसपास इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही नेता इस गठबंधन के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के निर्देश के बाद दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने बयानों में नरमी दिखानी शुरू कर दी है। अगर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो यह बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी पहले ही बीते 27 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इंडिया गठबंधन ने उसकी चिंताएं और अधिक बढ़ा दी हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के हालिया खुलासों ने भी भाजपा की परेशानी में इजाफा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। पार्टी ने फर्जी वोटिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में कथित धांधली का खुलासा करते हुए बीजेपी की पोल खोलने का दावा किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनावी रणनीतियों और गठबंधन की बातों के बीच दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनवाने का गोरखधंधा कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के पते पर फर्जी वोटर्स के नाम दर्ज कराए गए हैं।
आम आदमी पार्टी आप का कहना है कि बीजेपी के इन सांसदों और मंत्रियों के बंगले से 30 नए वोटर एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आपने बीजेपी की इस कथित धांधली को उजागर कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अब भी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, जबकि बीजेपी की ओर से अब चर्चा है कि रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि अगर रमेश बिधूड़ी का नाम औपचारिक रूप से घोषित होता है तो वह उन्हें बधाई देंगे। साथ ही उन्होंने यह अपील की कि रमेश बिधूड़ी दिल्ली की जनता को बताएं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बतौर सांसद क्या क्या काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिधूड़ी को दिल्लीवासियों के सामने अपना विजन स्पष्ट करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप और बीजेपी के सीएम चेहरों के बीच एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, ताकि जनता खुद तय कर सके कि कौन उनके लिए बेहतर विकल्प है। दिल्ली में चल रहे इस सियासी घमासान के बीच केजरीवाल ने फर्जी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। इस मुद्दे ने बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ज़ेरोधा के संस्थापक निखिल कामत के साथ किए गए एक पॉडकास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का ध्यान केवल प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत प्रचार पर केंद्रित है और देश के असल मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली में चुनाव से पहले यह सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ केजरीवाल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीएम मोदी को सीधे निशाने पर ले रही है। इन घटनाओं ने आने वाले चुनावों से पहले दिल्ली की राजनीति में गर्मी ला दी है। प्रियंका गांधी ने एक बयान में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनसंपर्क (पीआर) पर भारी धनराशि खर्च की है, जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएस) के निलंबन पर चिंता व्यक्त की, जिसका उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करना था। प्रियंका ने उल्लेख किया कि 1963 में शुरू की गई इस छात्रवृत्ति योजना ने लाखों छात्रों को बेहतर अवसर दिए, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसे रोक दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार ने विकास और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि वह भगवान नहीं है, बल्कि एक सामान्य इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पीएम मोदी को अपनी गलतियां स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। हाल के बयानों के कारण प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। उधर बिहार में एनडीए सरकार भी मुश्किलों का सामना कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकारी प्रशासन रिटायर्ड अधिकारियों के हाथों में है। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार में डीके टैक्स सिस्टम चल रहा है, जहां कर वसूली और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में न तो डीजीपी का प्रभाव है और न ही मुख्य सचिव का। तेजस्वी ने बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। राज्य प्रशासनिक कार्यों में रिटायर्ड अधिकारी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और किसी भी योग्य या अनुभवी अधिकारी को अहम जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। उन्होंने दावा किया कि 2018 के बाद से बिहार में बड़ी प्रशासनिक अराजकता छाई हुई है। जो अधिकारी काबिल और मेहनती हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जा रहा है और करीब 90% योग्य अधिकारियों को गौण पदों पर भेज दिया गया है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों ही गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई हैं। विपक्ष तीखे आरोप लगाते हुए जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का संकेत बिहार के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार की ओर है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि दीपक कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासपात्र माने जाते हैं। जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं, दीपक कुमार उनके साथ नजर आते हैं। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह आरोप भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिहार की राजनीति इस समय गरमाई हुई है
और माहौल चुनावी सरगर्मियों से भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अचानक बड़ी सक्रियता ने महायुति गठबंधन के नेताओं को बेचैन कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा है। इस बयान ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या फडणवीस और बीजेपी पवार की सक्रियता से घबरा गए हैं? शरद पवार ने हाल ही में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। पवार ने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक मजबूत आधार है, जो अपनी विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठावान रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी पार्टी के पास भी ऐसा काडर होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और यशवंतराव चौहान की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। हालांकि पवार ने संघ की कार्यशैली की तो तारीफ की, लेकिन उसकी विचारधारा पर निशाना साधते हुए जोर दिया कि उनकी पार्टी का काडर दलित, वंचित और शोषित वर्गों की आवाज बने। इससे पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी में एकजुटता और मजबूती दिखाते हुए महायुति गठबंधन को कड़ा संदेश दिया था। महायुति द्वारा उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिशों के बावजूद पवार ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया। अब उनकी बढ़ी हुई सक्रियता ने महायुति गठबंधन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जहां तक फडणवीस की बात है, तो उनके रुख में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले जब फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शरद पवार की चतुर रणनीति ने उन्हें महज कुछ घंटों में अपना इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। इस हार को शायद फडणवीस अब तक नहीं भूले हैं। हालिया बयान में उन्होंने शरद पवार को राजनीति का चाणक्य स्वीकार करते हुए यह भी माना कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे में बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति दोनों ही अपने अपने मोड़ों पर दिलचस्प और गतिशील होती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर बिहार के चुनावी हालात गरमा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की हर गतिविधि सरगर्मी बढ़ा रही है। अब यह देखना रोमांचक होगा कि आगामी समय में इन दोनों राज्यों की राजनीतिक बिसात पर क्या मोड़ आता है। अजीत पवार और शरद पवार के संभावित मेलमिलाप की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। यदि यह सच होता है तो अजीत पवार एनडीए छोड़ सकते हैं। इस संभावना ने बीजेपी के भीतर खलबली मचा दी है। शरद पवार की सक्रियता ने न केवल बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि किसानों के आंदोलन ने भी उसे मुश्किलों में डाल दिया है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का पिछले 1.5 महीने से अनशन जारी है और किसानों का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। हाल ही में देश भर में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश में किसानों को नजरबंद करने की खबरें भी आ रही हैं। देश भर में किसानों ने अपने आंदोलन को जन समर्थन का स्वरूप दिया है। बीते दिनों किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतले जलाए और नारेबाजी की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में किसानों और किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इन घटनाओं से किसानों में आक्रोश और बढ़ गया है। किसान नेताओं ने इसे लोकतंत्रीय अधिकारों का हनन बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि डल्लेवाल की सेहत पर कोई अनहोनी होती है तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप से उभरेगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में उनसे मुलाकात की और आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए सहयोग मांगा है। 10 जनवरी को डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को मान लेते हैं तो वे अनशन समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि अनशन करना न तो उनका व्यवसाय है और न ही कोई शौक। बावजूद इसके मोदी सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। इस अनदेखी ने किसानों को और अधिक नाराज कर दिया है और आंदोलन सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने भारत के प्रति कठोर रुख अपनाया है। हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत के न्योते को ठुकरा दिया है, जबकि पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने का इरादा जताया है। यह घटनाक्रम भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नई चुनौतियों की ओर संकेत करता है। बांग्लादेश की भारत विरोधी नीतियों और बदलते समीकरण ने भारत के लिए भी नई कूटनीतिक चुनौतियां पैदा कर दी हैं।
कुल मिलाकर देश के भीतर किसानों के आंदोलन और बाहर बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख ने सरकार के लिए चिंताओं का नया मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों मुद्दों पर अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव गहराता जा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि बांग्लादेश से अब खुले तौर पर युद्ध की धमकियां सामने आने लगी हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दे दिया है। इस बीच भारत अपनी ओर से शांति बनाए रखने की पहल करते हुए बांग्लादेश सरकार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 150 साल पूरे होने के अवसर पर भारत ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें उन सभी देशों को आमंत्रित किया है जो 150 साल पहले यानी IMD की स्थापना के समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इस आयोजन के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि बांग्लादेश ने इस समारोह में भाग लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने इसके पीछे सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर लगी पाबंदियों का हवाला दिया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले की मुख्य वजह भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा तनाव है। इसकी तुलना करें तो पाकिस्तान, जो कि गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमति दी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान इसे जरूरी खर्च मानता है, जबकि बांग्लादेश ने इसे गैरजरूरी बता दिया है। इन घटनाओं के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और खराब होने की संभावना दिख रही है। अब बुलेटिन के अंत में जाने-माने कार्टूनिस्ट इरफान की मजेदार नजर डालते हैं। इरफान ने नेताओं के हालिया बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति का मौसम बयानों से ही भांपा जा सकता है। महाराष्ट्र में संजय राउत का यह कहना कि देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री शानदार काम कर रहे हैं, इस बात का संकेत था कि उनके बीच राजनीतिक मेलजोल का एक नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं दिल्ली का मौसम भी अपनी ही रफ्तार से बदल रहा है। वैसे चाय की आदत वाली राजनीति में एक बार फिर मलाई मार चाय का दौर वापस आने की संभावना बनती दिख रही है। तो ये था आज का विशेष बुलेटिन। खबरों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़।